Put up this heading, number 2, law of constant composition. Law of constant composition. इसी का दूसरा नाम था लॉ ऑफ डेफिनेट proportions. Law of definite proportions. Law of constant composition और law of definite proportions. देखो, it states that Krishna, रूहानी आई है, रूहानी is absent. It states that, पहले डेफिनेशन लिख लो फिर मैं इसको समझाऊंगा. Inverted commas begin. A given compound always contains same elements. A given compound always contains same elements combined in a fixed ratio by weight. Combined in a fixed ratio by weight. Combined in a fixed ratio by weight. इतना लिख लिया. अब आपने सिर्फ इसका मीनिंग समझ. इसमें बेटा आप ध्यान देना स्क्रीन. यहां पे आप वाटर के रिसोर्सेज देख रहे हो. वाटरफॉल है, बारिश से पानी आ रहा है, टैप में पानी आ रहा है, और भी कई हो सकते हैं. कुएं से पानी आ रहा है, पुराना जमाना, रिवर से आ रहा है, कहीं से भी पानी आ रहा हो तो उसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अब अगर हम वाटर लिखे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, 2 हो गए तो 2, ऑक्सीजन का 16. ये उनका मास है ना बेटा, एटॉमिक मास है, तो इनकी रेशियो क्या आई? 1:8. इनकी रेशियो आ गई 1:8. अब पानी चाहे आप हरगम के घर से लो, चाहे प्रणव के घर से लो, चाहे हर्षीन के घर से लो, उसका फॉर्मूला तो यही होगा. और उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशियो भी क्या होगी? हमेशा ही 1:8. A given compound always contain same elements. गिवन मतलब जो हम कंसिडर करेंगे उसमें हमेशा एलिमेंट सेम ही होंगे एंड कंबाइंड इन द फिक्स्ड रेशियो बाय मास. मास कह लो, वेट कह लो, केमिस्ट्री में हमने फर्क नहीं डालना. वो जी का कंसेप्ट आप फिजिक्स में पढ़ोगे जब मास का अमाउंट ज्यादा होता है. यहां तो मास ही बड़े कम है. कंबाइंड इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास. अब प्रणव आके बहुत लंबी लंबी छोड़े कि मेरे घर में जो पानी आता है ना जी, वो तो 1:10 है, बढ़िया पानी आता है. तो आप हंसोगे ना, दिस इज नॉट पॉसिबल. चाहे पानी इंडिया का लो चाहे अमेरिका का लो, सब 1:8 ही है. A given compound always contain same elements combined in a
फिक्स्ड रेशियो बाय मास। कंसेप्ट समझ लग गया? लिखो एग्जाम्पल, water may be obtained from any source such as river water, tap water, rain water, etc. It will always contain two elements, hydrogen and oxygen. ऐसे लिखना बेटा, H and O, hydrogen and oxygen combined together in a ratio of 1:8 by mass, 1:8 by mass। अब अपनी कॉपी में ऐसे लिख लो, समझ आते 1:8 भी कैसे आया? ठीक है, रिद्धि, रिद्धि एंड रिद्धि सानी ऐसे बुलाएंगे ना उसको, रिद्धि और ये रिद्धि सानी। इज इट ओके? कर्तव्य तनेजा समझ आ गया बेटा? यस सर। दूसरी एग्जांपल, अब ये है कैल्शियम कार्बोनेट। इसे हीट करोगे तो CO2 गैस मिलेगी, कार्बन को बर्न करोगे तो CO2 गैस मिलेगी, सोडियम कार्बोनेट में HCl डाल दो तो भी CO2 मिलेगी। जिस मर्जी मेथड से बना लो। तो CO2 में रेशियो क्या आएगी? कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का 16, दो हो गए तो 32। तो ये रेशियो क्या आ गई? 3:8। अब मैं पूछ कि CO2 may be obtained from any source, it will always contain two elements, कार्बन एंड ऑक्सीजन, और उसकी कॉम्बिनेशन रेशियो क्या होगी? 3:8 बाय मास। अब हम बैठे हैं क्लास के अंदर, सारे जने ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और CO2 एक्सहेल कर रहे हैं, जिंदा ही तभी नहीं। दुनिया का जो बेस्ट टीचर है, मैंने आज फर्स्ट डे भी बताया था, नेचर इज द बेस्ट टीचर। अगर ऑक्सीजन लेंगे तभी CO2 छोड़ेंगे, और अगर आप चाहते हो ऑक्सीजन लेना, CO2 छोड़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि नहीं ऑक्सीजन आने दे बस, दिस इज नॉट पॉसिबल। और हम बैठे हैं, ज्यादा पंजाबी लोग बैठे हैं, इतनी बात होती भी नहीं जितनी पंजाबी बना देते हैं। कोई बच्चा आके किसी को बात सुनाए, भरत तेजेश्वर आके कर्तव्य को बात बोले कि मैं वहां गया था, मैंने वहां से ये देखा, क्या कमाल था। तो कर्तव्य उसकी बात को ये नहीं कहेगा हाँ बहुत अच्छी बात है, वो शुरू यहां से करेगा, ये तो कुछ भी नहीं।
मतलब उसकी बात तो पहले ही फेंक देगा नीचे, फिर कहेगा अब तुम मेरी बात सुन। दिस इज द वे पंजाबी रिएक्ट। क्लियर तो कुछ भी नहीं। अब ऐसे बोले, अब प्रियांशु बैठा है, वो ऐसे तंग करी जाए कृषांक को कि तेरी CO2 जो आ रही है ना अंदर से, वो तो बहुत घटिया है। अरे भाई, सब में से सेम CO2 आ रही है। हर एक की CO2 में कार्बन ऑक्सीजन है। हर एक की CO2 में रेशियो इज 3:8। अब लॉ पे ध्यान देना। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, कि जो कंपोजिशन है वो हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। अगर आपको समझ आ गया ना, तो आप भी इसका नाम वही रखोगे जो इन लोगों ने रखी है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कि वो प्रोपोर्शन वही रहने वाली है, 3:8। ऐसा नहीं कोई 3:7 है, कोई 3:9 है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अब मैं दोबारा बोल रहा हूं, देखो एक एक वर्ड समझ आता है डेफिनेशन का। ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास। सबको लॉ समझ आ गया? limitations of law of constant composition, limitations of law of constant composition. Number one, लिखो, it fails in compounds, it fails in compounds involving, it fails in compounds involving isotopes, involving isotopes। दिव्यांशी, पता क्या होते हैं आइसोटोप्स? हमें मिशा, श्रेया, काव्या, दुदगम। आपका नाम अभी भी याद कर। तन्वी, अब याद रहे। हाँ तन्वी। हाँ हर तेजेश्वर। ये हमारा जो तरीका है ना कलर्ड पेन रखने का, इसलिए है। गरिमा, बताना है क्या होती है आइसोटोप्स? शायद जिनके मतलब जो एलिमेंट सेम होता है मतलब, लेकिन उनके मासेस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। फिर शाम ने कुछ बताना था। अ, जैसे कि C12 C13 और C14 ये सारे आइसोटोप्स हैं। हाँ हाँ, सही सही। आइसोटोप्स। सबको ठीक चल रहा है? ऑनलाइन आवाज आ रही है ठीक तरह से? यस सर। सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। जैसे कार्बन 12, कार्बन 14, 13 भी हो सकती है।
इनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट। अब मैं आपको याद करने का ट्रिक सिखाऊं, भूल क्यों रहा था मैं। आइसो बार के साथ कंफ्यूज कर रहे थे, आइसोमर के साथ कंफ्यूज कर रहे थे, अब आइसोमर सुनाने की कोशिश कर रहे थे। जब भी दो सिमिलर टर्म्स हो, ये मेरा फंडा पकड़ लेना अच्छी तरह से, जब भी दो सिमिलर टर्म्स हो एक याद करना, कंफ्यूजन खत्म। हमने तो एक ही याद की हुई, एक याद की हुई है, दूसरी आपे लिखी या नहीं। जब हम दोनों याद करते हैं तो फिर हम गड़बड़ा जाते हैं, इंटरमिक्स कर लेते हैं। अब ध्यान देना, इसको कैसे याद करना है। आइसो मैंने होता है सिमिलर, अब आवाज से पहचानना है। आइसोटो, ऐसे ही अटो, एटॉमिक नंबर, आइसोटो, ऐसे ही आइसो अटो, हो गया याद, जिनका एटॉमिक नंबर सेम। बस इतना ही याद कर, जिसको इतना याद हो गया आगे गलती लगनी ही नहीं। जिसका एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर डिफरेंट, वो आइसोटोप हो। अब पहली लिमिटेशन क्या लिखी, अब वापिस आते हैं नोट्स पे। हमने लिखा इट फेल्स इन केस ऑफ आइसोटोप्स, ऐसे लिखो कॉपी में, CO2, और एक CO2 लिखो विद मास नंबर 14। अब इसमें रेशियो क्या आई, 12:32, 3:8, ये तो सही है। अब ये लॉ कहता है कि कंपाउंड अगर सेम है तो उसके एलिमेंट भी सेम और उनकी रेशियो भी सेम। लेकिन जब आइसोटोप आ गया तो रेशियो बदल गई ना, ये क्या बनी, 14:32, 7:16। पॉइंट समझ आया, 7:16। ये लॉ फेल हो गया ना बेटा, जब आइसोटोप आ गए कंपाउंड्स के अंदर। सबको समझ लग गया। एक और मैं टर्म आपसे पूछ, आइसोमर्स लिखो स्टार डाल के। हाँ कर्षिका मेरे को बताइए, हम क्लास में दो ही जने हैं। हाँ किरण, सेम फॉर्मूला एंड डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर। हाँ सक्षम डोगरा, Sir, the elements with same molecular formula but different atomic structure. ठीक। सना, मेहर, देखो बेटा ऐसे लिख लो, आइसो मैंने तो सिमिलर, और मैरिक मैंने होता है पार्ट्स। सेम, ऐसे समझ आ जाएगा, पूरा लिखो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उनको बोलते हैं आइसोमर्स। दोनों रिद्धीस खड़े हो जाओ। अब इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम,
रिद्धि, शक्लें अलग अलग है ना, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। फिजिकली दिखने में हम बता सकते हैं कौन सी रिद्धि है ये। अक्लें भी अलग अलग है। शक्लें मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज, अक्लें मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज। ऐसा नहीं है कि एक रिद्धि को घुमाया और दूसरी बन गई, दोनों ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। पॉइंट समझ आया? ऐसे कंपाउंड्स को आपस में बोलते हैं आइसोमर्स। ये सिर्फ एक पढ़ने का तरीका है कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है उनको ऐसे पढ़ लो, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता। बैठिए बेटे, डरना नहीं था। समझ लग गया कंसेप्ट? क्योंकि जो अब समझ लगा भूलेगा नहीं अब इसके बाद कि आइसोमर्स क्या होते हैं। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आज दूसरा अक्षत आया नहीं, ये तो आपकी बारी आनी थी। अक्षय सहगल एंड अक्षय धमन, है ना? अक्षय सहगल घूम रहा है वीकेंड पे। जिन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट, उनको बोलते हैं आइसोमर्स। अब लिखो जी सेकंड लिमिटेशन। इट फेल्स it fails in compounds involving isomers. It fails in compounds involving isomers. Example: अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6O। अब रेशियो निकालें। दो कार्बन है तो 24 हो गया बेटा, हाइड्रोजन 6 है तो 6 आ गया, ऑक्सीजन एक ही है तो 16 आ गया। दिस कैन बी 12:3:8, यही आया। अब ये लॉ कहता था ए गिवन कंपाउंड, मतलब एक कंपाउंड उसके अंदर एलिमेंट सेम, उनकी कॉम्बिनेशन रेशियो भी सेम। अब यहां पे क्या हुआ, आइसोमर के केस में कंपाउंड दो बन गए। जैसे एक कंपाउंड ये बन गया, इसको ऐसे लिखता हूं आपको और अच्छा समझ आएगा। CH3 CH2OH, इसका नाम है इथाइल अल्कोहल। जब आप नाम लिखोगे सब लेटर स्मॉल लिखना। IUPAC रूल्स के मुताबिक चाहे कॉमन नेम है चाहे IUPAC नेम है, सब लेटर स्मॉल लिखे जाते हैं। हमारे इंडिया में लोग कहते थे फर्स्ट लेटर कैपिटल, ये हमारे नेम नहीं है, कंपाउंड्स के नेम है। बाकी हमें लड़ना नहीं किसी से, कोई आपको बोल दे, पर सीखना सही है। अब ये आ गया इथाइल अल्कोहल। इतनी नेमिंग तो आपने ऑर्गेनिक की लोअर लेवल में भी पढ़ी है। अब मैंने क्या किया, CH2 उठा के ले गए दूसरी तरफ, तो ये बन गया, ये देखो CH3, तो ये अल्कोहल है और ये है डाई मिथाइल ईथर, तो ये ईथर है। अब ये लॉ तो कहता है कंपाउंड एक ही रहेगा अगर रेशो सेम है। अब इन दोनों में रेशो तो सेम है ना, कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, लेकिन कंपाउंड कितने हो गए, दो, इसलिए लॉ फेल हो गया। सबको समझ आया बेटा? ये लॉ कहता था कि एक ही कंपाउंड होना चाहिए ना, तो उसके अंदर एलिमेंट भी सेम, उसके अंदर रेशियो भी सेम, पर इसमें सेम रेशियो के साथ दो कंपाउंड बन गए ना, इसलिए लॉ फेल हो गया। अगर एक ही कंपाउंड रहता तो फिर लॉ ठीक था। तो इट फेल्स इन केस ऑफ आइसोटोप्स, इट फेल्स इन केस ऑफ आइसोमर्स। सबको समझ आ गया? चलिए आगे।
अब मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूं क्लास में। यहां लिखा है वेट ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड obtained by treating। अब आपने कॉपी में क्या करना है, सिर्फ नंबर डालना, आपको पता है 7। वेट ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड obtained by treating, क्या लिखा है, 2.16 ग्राम ऑफ कॉपर विद नाइट्रिक एसिड विद सब्सिक्वेंट इग्निशन was 2.70। इसका मतलब पहला केस ये निकला कि आपके पास कॉपर था, आपने उसकी ट्रीटमेंट की विद नाइट्रिक एसिड, इग्निशन मतलब हीट कर दिया, तो क्या बना, उसने कहा वो बना CuO। लिखा है ना CuO बन गया। कॉपर का वेट कितना दिया हुआ है, 2.16 ग्राम, तो इसका कितना आ गया, दिया हुआ है 2.70 ग्राम। लिख लो इसको, इसको लिख लो 2.16 और दूसरा आ गया 2.70। इतना समय लग गया। अब यहां पे हम क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ कॉपर निकालना। वो कैसे आएगी, मास ऑफ कॉपर, मैं वर्ड मास यूज कर रहा हूं प्रेफरेबली, ओवर मास ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड इंटू 100। ये क्या फॉर्मूला हुआ, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टोटल मार्क्स इंटू 100। वो कंपाउंड जिसमें से एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी है, पहले एलिमेंट का मास डिवाइड बाय कंपाउंड का मास इंटू 100। मार्क्स ऑब्टेन्ड ओवर टोटल मार्क्स इंटू 100। अब कॉपर का कितना मास है, देखिए 2.16, और कॉपर ऑक्साइड का कितना मास है, 2.70। इसको अब सॉल्व करना है, देखो कितना आता है, 80%। ये है, अगर कॉपर 80% है तो प्रियांशु ऑक्सीजन कितनी हुई, 20%। दो ही तो एलिमेंट है, कॉपर एंड ऑक्सीजन, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 100 माइनस 80। अब दो एलिमेंट थे, कॉपर और ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड में दो ही एलिमेंट थे, कॉपर एंड ऑक्सीजन। कॉपर की कॉपर की परसेंटेज 80 और इसकी 20, ऐसे ही है। तो रेशियो क्या आ गई, 4:1। ये समझ लग गया स्टेप। अब आ गया स्टेप बी। सब लिख लिया इतना साथ साथ। अब सेकंड केस पढ़ो। इन एन अदर एक्सपेरिमेंट, एक और एक्सपेरिमेंट किया, 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑन रिडक्शन यील्डेड 0.92 ग्राम ऑफ कॉपर। इसका क्या मतलब हुआ लाइन का, कि आपके पास कॉपर ऑक्साइड है, जो लिखा है ना उसने, आप वैसे लिख लो, आप कंफर्टेबल रहोगे, ज्यादा इक्वेशन में दिमाग मत लगाओ। रिडक्शन की तो क्या बना, कहता है कॉपर बना। इसका मास कितना दिया हुआ है, 1.15 ग्राम, और इसका कितना दिया हुआ है, 0.92 ग्राम। कहता बताओ, ये डाटा है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का, तो वो तभी होगा ना अगर दोनों में कॉपर ऑक्सीजन की रेशियो क्या आ जाए, 4:1। अब देखिए परसेंटेज ऑफ कॉपर। अमृता क्या डाटा पुट करेंगे अब यहां पे,
कितना है बोलिए? 0.9। अब सीधा लिख दूं ना मैम, अब फॉर्मूला लिख रहा, सीधा डाटा पुट कर रहा हूं। ओवर, शाबाश, वो भी आ गया 80%। ठीक है कृष्ण, उत्कर्षण समझ आ रहा है पक्का? देयरफॉर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 100 माइनस 80, तो कॉपर इज टू ऑक्सीजन 80/20, 4:1। बस इतना लिख दूं, लॉ वेरीफाइड। कौन सा लॉ वेरीफाइड? मैंने वो पूरा नहीं लिखा। द शो दैट डाटा इलस्ट्रेट्स लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, क्योंकि दोनों बार रेशियो सेम आ गई ना, दोनों बार रेशियो सेम आ गई। रिद्धि अग्रवाल समझ आ गया? सबको समझ आ गया बेटा क्वेश्चन? अब ये एक सिमिलर क्वेश्चन है, इसको होमवर्क में डाल दें, इसको होमवर्क में डाल दें। वैसे रेशियो निकालनी है जैसे अभी की है ना, हर बार हमने ऐसे करना है, एक मैं करूंगा फिर एक सिमिलर आप करो। क्वेश्चन नंबर 9। अब ये कहता है 6.488 gram of lead combines directly with 1.002 gram of oxygen to form lead peroxide. Lead peroxide is also produced, एक और मेथड है, by heating lead nitrate, and it was found that the percentage of oxygen present in the lead peroxide is 13.38%। बेटा दो एक्सपेरिमेंट किए, हर बार 2 या 3 करने पड़ेंगे अलग अलग सोर्सेस से। कहता है दूसरे एक्सपेरिमेंट में जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है वो कितनी है? 13.38। अगर पहले में भी ऑक्सीजन इतनी हो तो लॉ प्रूव हो गया, दोनों की परसेंटेज निकालने की जरूरत ही नहीं ना, एक भी मैच करके दूसरे तो सेम ही रहनी है। जब दो ही एलिमेंट है, अगर ऑक्सीजन है 13.38 तो बाकी कौन? लेड। बाकी कौन? लेड। इतना समझ आ गया? अब देखिए केस ए, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ओ लिखना है, ओ लिखना हम लोग, ठीक है? पुनीत इसका फॉर्मूला बना मेरे बिना पढ़ाए, कैसे निकालेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। शाबाश, गुड गर्ल, बिल्कुल सही है। ये आपके पास आ जाएगा वेट ऑफ ऑक्सीजन, गलती ना लग जाए मैंने पूरा लिख दिया, ओवर वेट ऑफ लेड पेरोक्साइड PbO2 जो उससे बना इंटू 100। अब सर हाँ जी बेटा, मास क्यों नहीं आएगा? मास लिख लो, अगर मास लिखना है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने कहा ओके। आप लिख सकते हो मास, केमिस्ट्री में हमने मास वेट चक्कर में नहीं फंसना, एक ही लेके चलना है। चलो मास लिख देता हूं, मास ऑफ PbO2 वो क्या होगा? मास ऑफ लेड प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन। अब लेड का मास कितना दिया हुआ है?
6.488 और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है 1.002 करो ऐड कितना आ गया 7.490 अब फर्क सिर्फ कितना हुआ पिछले क्वेश्चन में कॉपर ऑक्साइड का मास सीधा दिया हुआ था इसमें वो भी हमें निकालना पड़ा तो एक लेवल रेज हो गया तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालनी है श्रेया बोलिए बेटा डाटा पुट करो शाबाश ओवर 7.490 वेरी गुड इसका मतलब सही समय आ रहा है तो ये कितना आ जाएगा 13.38 आ जाएगा मैंने सॉल्व नहीं किया क्वेश्चन देख के लिख दिया 13 पॉइंट चेक कर लो यही आएगा 13.38 इसमें अब दूसरा सवाल भी नहीं करना तो दोनों में ऑक्सीजन की रेशियो सेम आ गई तो लेड की भी सेम होगी तो लॉ हो गया प्रूफ तो देयरफॉर परसेंटेज ऑफ लेड 100 माइनस 13.38 वो आ गया 86.62 ना भी करो तब भी चलेगा क्योंकि दो ही तो एलिमेंट है अगर एक 13.38 है तो बाकी दूसरा ही है लिखेंगे सिंस कंपोजिशन ऑफ lead and oxygen is same in both the cases the law stands verified अनुरीत समझ आ गया बेटा यस सर। बलजोत यस सर। किरत यस अब ये तो हो गया जी बेसिक अब एक अच्छा सवाल रोज ऐसे करेंगे लाइव टेस्ट और दिमाग चुस्त है ना कल को पैकेज चाहिए ना बड़े बड़े तो किरण कितने का पैकेज मिल जाए तो खुशी होगी सोच के खुशी हो रही अभी तो अमाउंट बोलना बाकी है और मिलना बाकी है फिर कितनी खुशी होगी है ना 1 CR मिल जाए बहुत मिल जाए मैं किसी पीटीएम में गया था मेरे को इनवाइट किया था एज चीफ गेस्ट तो ऑडियंस बैठी थी सारी तो मैंने ऐसे ही कहा बच्चों को भी पेरेंट्स भी साथ थे बहुत हॉल पूरा भरा हुआ था ऑडिटोरियम तो मैंने बच्चों को बोला कि आप जम के सोचो कि हमने बहुत अमीर बनना हमने पैकेज लेने हैं 1 CR 2 CR 10 CR तक जाना है और आगे जा सकते हैं तो एक पेरेंट्स ने मेरे को बोला सर आप बच्चों को लालची होना क्यों सिखा रहे हो मैंने कहा हम लोग ना बड़े हिपोक्रेट हैं चाहते तो यही अब राबिया को कोई बोले चल तेरे को पैकेज देते हैं 10 करोड़ का वो कि मैं नहीं देनी है ना तो कहना सीरत को दे दो कहा जाएगा कभी मैंने ये कहा कि आप ऑनेस्टली अगर पैसे कमाते हो तो कोई गलत थोड़ी है तो आपने गलत मीन्स नहीं अडॉप्ट करनी हमने अपनी स्किल्स इतनी बढ़ानी है कि लोग हमें इतने पैसे दें स्किल्स बढ़ानी है किसी से मांग के नहीं लेने ना छीन के लेने हमने अपनी स्किल्स बढ़ानी है कि लोग अपने आप किरण बोलना शुरू करे और लोग पैसे फेंकने शुरू करें
कहने लो जी ये सॉफ्टवेयर बना दे किरण प्रणब, है ना प्रणब, मजा आ जाए ना, है ना, ये सॉफ्टवेयर बना के लेके आओ 2 CR। ये जो हम कर रहे हैं, किसने न्यूमेरिकल नहीं पूछने आपसे बाद में लाइफ में, ये करके ब्रेन शार्प कर रहे हैं कि हम वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। मैथ से पहले एक्सरसाइज करते हैं ताकि हम मैच खेल सकें। सीधा क्यों नहीं मैच खेलते जाके? ग्राउंड में जाओ, आप में से जो कभी गए हो पहले ग्राउंड के चक्कर लगवाते हैं। आपको मैं तो मैच खेलने आया हूं। ये है टू शार्पन योर ब्रेन। अब ये क्वेश्चन देखो, कॉपर सल्फेट crystals contain this much copper and this much water if the law of constant composition is true। कहते हैं वो सही है, वो तो सही है ही, है लॉ, लॉ थोड़ी फेल होना है। then calculate the weight of copper required to obtain 40 gram of crystalline copper sulfate। कहता अगर ये लॉ ठीक है तो बताइए 40 ग्राम कॉपर सल्फेट लेने के लिए कितना कॉपर चाहिए। क्वेश्चन का लेवल बदल गया ना, वो आसान था, पीछे दो एलिमेंट निकाले, रेशियो निकाली और बराबर। कल भी लास्ट वाला क्वेश्चन ऐसे ही था, इंटेलिजेंट लोगों के लिए। अगर पैकेज हाई मिलने हैं तो कुछ गुण भी तो हाई चाहिए ना। अब देखिए यहां से लॉ तो ठीक है, अब वही फॉर्मूला लगाना, परसेंटेज ऑफ कॉपर। सेम, क्या फॉर्मूला बनेगा? मास ऑफ कॉपर, जिस कंपाउंड में से निकालनी है उसका नाम मास ऑफ कॉपर सल्फेट। ओ सेम ही स्टेप है ना, इंटू 100। कोई नया स्टेप तो नहीं किया। जो लोग ज्यादा ग्रेट होते हैं कोई अलग काम नहीं करते, सेम ही करते हैं, वह तरीका डिफरेंट होता है और उसी के पैसे होते हैं। वही फॉर्मूला लगाया, परसेंटेज ऑफ कॉपर क्या होगी, मास ऑफ कॉपर ओवर मास ऑफ कॉपर सल्फेट इंटू 100। हमने निकालना क्या है, वेट ऑफ कॉपर। अब परसेंटेज ऑफ कॉपर तो सेम रहेगी ना, क्योंकि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन है 25.45। मास ऑफ कॉपर सल्फेट कितना है 40। कितना बनाना है हमने कॉपर सल्फेट, 40 ग्राम इंटू 100। आ गया मास ऑफ कॉपर। पक्का समझ आया? जिनको समझ आ गया रेस हैंड, सारे मेरे साथ ही है ना, कोई पीछे ना छूट जाए, ठीक है। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो मास ऑफ कॉपर हो गया 10.18। जितने बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं, और रिया सलोत्रा भी ऑनलाइन है, ऐसे थंब इंप्रेशन दे दिया करो कि समझ आ गया, सारा समझ आ गया आज क्या, बताइए। हाँ, बलजोत अनुरीत, ठीक है, ठीक है।